मैंने उसे पहली बार बेगम साहिबा के साथ ही देखा था और बेगम साहिबा से मेरी मुलाकात एक दिन इत्तेफाकन हो गई थी। रात का वक्त था, हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। गर्मियों में ये तैयारियां बड़ी तूल तवील होती हैं। बिस्तर बाहर निकाले जाते हैं, घड़ों में पानी भरा जाता है, पंखों की तलाश होती है, मिसहरियां तानी जाती हैं और फिर भी नींद है कि किसी खुशकिस्मत ही की आंखों में बस राम करती होगी। मैं अपना दुपट्टा बाहों पर लिपेटे पड़ी थी क्योंकि मच्छरों का दस्ता बार बार योर्श कर रहा था और गर्मी का ये आलम था कि चादर और मिसहरी में दम घुटता था। अम्मी करीब ही जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पंखी उठा लेती, दुपट्टे से गर्दन पोंछती और फिर बड़ी बददिली से सर झुकाकर नमाज पढ़ने लगती। ये वक्त किसी को मिलने का ना था, लेकिन कभी कभी अचानक किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाया करती है जैसे कोई सैयारा घूमता फिरता आपके महावर पर आ निकला हो। कार की बत्तियां फाटक पर लहराई, फिर इंजन बंद हो गया और फिर अपना आप धकेलती हुई कार पोर्च में खड़ी हो गई। मैं अपना फटा हुआ दुपट्टा बाजू पर लिपेटे हुए उठी और सीली लान पर आहिस्ता आहिस्ता चलती पोर्च की तरफ चल दी। आपी कार से बाहर निकलकर खड़ी थी, लेकिन अभी तक वो शीशे में मुंह दिए अंदर किसी से बातें किए जा रही थी। उनका तवाज़ुन भरा हुआ जिस्म साड़ी में नुमाया नजर आ रहा था और ऊंची एड़ी के बायस वो बहुत लंबी लग रही थी। बाली, देखो तुम्हें कौन मिलने आया है। कौन आया है? मैंने सरगोशी की। कार से कोई भी बरामद ना हुआ और चूंकि शीशों पर सब्ज पर्दे थे, इसलिए मैं कुछ भी अंदाजा ना कर सकी कि अंदर कौन हो सकता है। बाली, पहले पर्दा करवा लो, फिर ये निकलेंगी। आपी बोली, लो भाई आपी, यहाँ कौन है? कमाल करती हैं आप भी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाकर कहा, फिर भी देख लो, कोई नौकर भी ना हो। मैंने कार का दरवाजा खोला और अंधेरे में एक ह्योले से बोली, बेफिक्र रहिए, ये जगह आदम बू से पाक है। अंदर से कपड़े सरसराने की आवाज आई तो बेचारा ड्राइवर मुंह लटका कर चल दिया। मैंने एक नजर उस पर डाली। उसमें कोई ऐसी बात न थी कि औरतों के कल्ब की हरकत बढ़ जाती। वही बेगम साहिबा हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे किया था। आप ही ने आवाज लगाकर मुझसे तारुफ करवाया। अच्छा, मैं जहन पर जोर देते हुए बोली। बेगम साहिबा निकली। उनका हुजूम उनकी इमारत की गवाही देता था। उनके कपड़ों में नफासत थी और जेवर गो पुराने फैशन का था, लेकिन जिस तकलीफ से उन्होंने पहन रखा था, यूं लगता था गोया अभी दुकान से आया है। उनकी चाल मध्यम, लबो लहजा शीरीं और गुफ्तगू धीमी थी। आपने बाहर ही बैठना मुनासिब समझा, सो हम सब बिस्तरों की तरफ चल दिए। बेगम साहिबा बड़े तकल्लुफ से एक कुर्सी पर बैठ गईं और हम दोनों हिस्बे आदत चार पाइयों पर निशिस्त जमा कर बैठ रहे। चार पाइयों पर बैठना एक फन है। हमारी आधी जिंदगी इन्हीं पर गुजरती है और जो आधी बाकी रह जाती है, उसका चौथा हिस्सा भी हम उन्हीं पर लेट कर बैठ कर करवटें बदल कर काट देते हैं। चादरों पर सालन के दाग होते हैं, स्याही के धब्बे होते हैं, मिट्टी और धूल की अफशां होती है और तकियों पर ना सिर्फ तेल ही का बड़ा सा चटाक नजर आता है, बल्कि अमूमन आंसुओं की हल्की सी नमी भी दाग छोड़ जाती है। चारपाइयाँ और बिस्तर हमारे कल्चर की ऐसी रसीदें हैं जिन पर अनगिनत लोग मुहारें जब्त करते हैं। उन पर बैठना आसान नहीं होता। पेट में कई बल पड़ जाते हैं। टांगे थोड़ी देर बाद यकीनन सो जाती हैं और आध घंटे की बैठक में कई पैंतरे बदलने पड़ते हैं। कंधे झुके रहते हैं और गर्दन में खुम पड़ जाता है। लेकिन जो चारपाइयों की आदी हैं, उन्हें कुर्सियों में कभी सुख नहीं मिला। बाली, बेगम साहिबा कई दिन से कह रही थी, लेकिन आज जाने इन्हें क्या सूझी कि इरादा करते ही चल पड़े। बड़ी नवाजिश है उनकी, मैंने जवाब दिया। नवाजिश काहे की? हम तो आप जैसे लोगों की ज़ियारत को बड़ी दूर दूर से आते हैं। बेगम साहिबा बोली। इस जुमले में ना तो सच था ना ही बनावट थी। यूं लगता था कि उन्हें ऐसे जुमले अदा करने की आदत थी। बाली, नवाब साहब से इजाजत लेना कोई आसान काम नहीं है। आप ही ने आबरू उठाकर बात की। नहीं जी,
नवाब साहब तो कुछ नहीं कहते, मैंने ही कभी इसरार नहीं किया। चलिए, हमारे ही भाग भले हैं कि आपने जहमत गवारा की। जब अम्मी उठी और बातों में रवानी आ गई तो मैंने बेगम साहिबा का गौर से जायजा लिया। उनकी मोटी मोटी आंखें शरबती थीं और उन्हें उनके फराने और अदा से बंद करने का ढंग आता था। बात करते हुए बड़े आराम से अपने होंठों पर जबान फेरती, निगाहों को झुकाती और फिर जरा सा गर्दन को खम देकर अपने जुमले के आखिरी अल्फाज बिल्कुल मध्यम कर देती। बेगम साहिबा अपनी जवानी में बड़ी कातला होंगी। वो चंद किए हुए दुपट्टे औरती होंगी, कमर पर किसी हुई पेशवाजीन पहनती होंगी। उनकी चाल में ठोकरें और इनकी बातों में हलावी खजूरों का रस होगा। अब भी, जबकि उनका बड़ा लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था और छोटा लड़का जाजी चौथी में तालीम पा रहा था। उनकी आन बान ऐसी थी गोया किसी नई नवेली दुल्हन को उसके शौहर के बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ रखा हो। शरबत का गिलास हाथ में घुमाते हुए उन्होंने आपी से कहा, देखिए, मेरी नौकरानी और उसकी बच्ची कार में बैठी हैं, उन्हें भी बुला लीजिए। जब नौकरानी आई तो साथ रेंगती हुई छम्मो भी आई। अगर बेगम साहिबा हमारे यहाँ ना आती तो मैं उस छम्मो को कभी ना मिल सकती, जिसे देखकर एहसास होता था नस्वानियत ने बचपन का रूप धार रखा है। छम्मो 4 साल की बच्ची होगी। उसकी आंखें गिरदोपेश का जायजा लेते हुए भी कुछ ना समझ रही थी। उसका दहन यूं खुला था जैसे कोई ट्रंक बंद करना भूल गया है। ये दहन शायद हमेशा ही से खुला था। दोनों जानिब होंठ लटके हुए, महंगी के सरे बोझ से बोझल। उसकी चाल में बच्चों की बेसमझी ना थी, बल्कि निस्वानियत का सा आजम था। मैंने बहुत सी बच्चियां देखी हैं, लेकिन छम्मो छम्मो ही थी। मैंने मासूमियत और पक्केपन का ऐसा मजमुआ फिर कभी नहीं देखा। उसने बोसीदा अमेरिकन फ्रॉकों में से बनाया हुआ लंबा कुर्ता पहन रखा था, जो टखनों तक पहुंचकर कोनों से यूं उठा हुआ था कि दोनों जानिब फराक नुमा गोलाइयां उभर आई थीं। उसके नाखूनों पर पुरानी पॉलिश थी। बालों में रिबन की जगह एक कतरन सी अटकी हुई थी और कानों में जरा जरा सी सोने की बालियां थीं। छम्मो को देखकर किसी ऐसी बच्ची की गुड़िया का ख्याल आता जिस पर अपनी गुड़िया को संवारने के दौरे पड़ते हों। यूं लगता था कभी तो छम्मो पर नवाजिशों के ढेर लग जाते हैं और कभी वो महज सबो नौकरानी की लड़की बनकर कोने खदरों में छुपती फिरती है। वो एक ही माहौल में रहने के बावजूद कुछ झंझोड़ी हुई सी नजर आती थी। यूं महसूस होता था कि आज तो वो बेगम साहिबा की गोद में हमकती है और कल मेरा सन की गंदी बच्ची के साथ बासी टुकड़ों पर फेंक दी जाती है। शायद इसी किस्म के रवैये ने उसकी आंखों में एक मुस्तकिल सवाल छुपा रखा था। वो आंखें जिन्हें देखकर ऐसा तालाब याद आता जो पाताल तक गहरा हो और जिसमें दूर तक दरख्त ही दरख्त कांपते हुए नजर आए। उन्हीं आंखों को पूरा खोलकर वो पूछती थी, मैं कौन हूँ? बोलो ना, मैं कौन हूँ? सबो नौकरानी तो बिल्कुल बेलेप का कोठा नजर आई। छम्मो को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। मैंने मुस्कुराकर उसे बुलाया तो वो मारे बांधे उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ फैलाया तो वो मेरी तरफ रेंगने लगी। शायद वो अल्तफात के माना जानती थी। कहो छम्मो, पढ़ती हो? मैंने उसके गिर्द आलूद सुनहरे बालों पर हाथ फेर कर कहा। छम्मो ने दाएं बाएं बड़ा सा सर हिलाकर नफी में जवाब दिया, क्या नाम है छम्मो? छम्मो ने पहले माँ की जानिब देखा, फिर बेगम साहिबा की तरफ अपनी निगाहें उठाकर सर झुका लिया। क्या नाम है छम्मो? बताओ ना नसीम बानो, सब्बू बोली। मुर्दार मछली का मुंह खुला का खुला रह गया। नसीम बानो नाम है क्या? मैंने छम्मो से पूछा। उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर असबात में सर हिला दिया। नसीम बानो उसका नाम मैंने रखा है। इस सबों ने तो ज़ैनब बीबी रखा था, लेकिन मैंने खेल पुकार देखा तो तब से मेरी तमन्ना थी कि किसी लड़के का नाम नसीम बानो रखूं। मुझे तो अल्लाह मियाँ ने लड़की दी नहीं, इसलिए मैंने उसका नाम रख लिया है। क्यों बाली, है ना वही सूरत? बेगम साहिबा ने पूछा। जी, बड़ी प्यारी सूरत है। मैंने बेगम साहिबा का जी रखने की खातिर कह दिया, लेकिन मैं छम्मो की सूरत से मुतासिर ना हुई। छम्मो अगर
खूबसूरत बच्चों में गिरी होती तो भी काबिले तवज्जो होती। उसकी वजह उसके भूरे बाल न थे, उसकी वो आंखें ना थीं जिनमें कुदरती सुरमे की तहरीरें खुजला रही थी, बल्कि उसकी वजह सिर्फ ये थी कि छम्मो अपने लिए एक मुआमा थी, और वो ये मुआमा हर मिलने वाले को इसी खुलूस से पेश करती थी जिस खुलूस से वो हयात की डिगर पर गामजन थी। वो बेगम साहिबा की कायनात में अपना मकाम पैदा करती हुई उलझ गई थी और इसीलिए पूछती फिरती, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसका वजूद मुजस्सिम सवाल बनकर पूछता और दहन मायूस होकर लटक जाता और कहता, कोई नहीं जानता। मुंह बंद करो छमो रानी, मैंने उसके दहन को दोनों उंगलियों से बंद करते हुए कहा। चंद लम्हे उसके होंठ आपस में पैवस्त रहे और फिर आप ही आप बगैर गोंद के लिफाफा की तरह खुल गई। मुंह बंद रखना, सुबह ललकारी। पता नहीं उसका मुंह क्यों खुला रहता है। पता है आप ही, ये पिछले साल गिर गई थी, सर से घंटों लहू जारी रहा। मेरा ख्याल है इसी की वजह से सर कमजोर हो गया है। बातें तो बहुत करती है लेकिन वो पहली सी तेजी नहीं रही। बेगम साहिबा बोली, हाँ साईं, कभी कभी मुझे भी शुबा होता है कि बात समझ नहीं रही। सबों ने माँ के तरद्दुद भरे लहजे में कहा, खैर डॉक्टर के पास कल भिजवाएंगे। लेकिन कैसी जीती जागती आंखें हैं। आप ही बोली, ये छम्मू से मेरी पहली मुलाकात थी। दरअसल ये मुलाकात बेगम साहिबा के तुफेल हुई। उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ और बेगम साहिबा से मिलना आप ही की बदौलत हुआ। आप ही और उनका बहुत गहरा बनहापा था, इसलिए उन्हें मुझे देखने का इश्तियाक हुआ और मैं उन्हें मिलने की मुश्ताक हुई। बेगम साहिबा अपने काले कलोटे नवाब साहब की चहेती बीवी थी। उनके हरम में अनगिनत नौकरानियां थीं। उनके सुख के लिए हर एक हाथ बांधे फिरती थी। सहन में नवाब साहब ने बिजली का पंखा लगवा रखा था। सारा दिन छड़काव होता। जरा वो करवट बदलती, हाय करती तो डॉक्टर के लिए गाड़ी रवाना कर दी जाती। जरा उनका जी परेशान होता तो नवाब साहब दबे पांव करीब आते, फिर पास बैठकर पैरों दुरूद पढ़ते और पानी दम करके बस एक घूंट पी लेने पर इसरार करते नजर आते। उन्हें अपनी चहेती बीवी से बहुत मोहब्बत थी। ये और बात है कि कभी कभी सबू और कभी मेरासन के हाथों में अचानक सोने की अंगूठियां झिलमिलाने लगती। उनके बदन पर रेशमी बनियाने और बालों में प्लास्टिक के क्लिप जगमगाते और वो किसी मुंह जोर घोड़ी की तरह बेकाबू हो जाती। लेकिन इन गुस्ताखियों के बावजूद नवाब साहब बिठाकर बेगम साहिबा से कहते, चलो अपनी रियायत है, घर से क्या निकालें। लेकिन ऐसे वक्त बहुत कम होते थे और ऐसी बदनज़मी अमूमन तब फैलती जब बेगम साहिबा मैके चली जाती, हॉस्पिटल में होती, वरना जनाने में बेगम साहिबा का राज था। यहाँ के उसूल वही मरतब करती थी। यहाँ ना कोई प्रधानमंत्री था ना सलाहकार, सब कुछ बेगम साहिबा थी और खूब थी। चंद दिनों बाद आपी के इसरार पर बेगम साहिबा के न्याज हासिल करने गई। ऊंची ऊंची किले ऐसी दीवारों के पास कार रुक गई। बड़ा सा लकड़ी का फाटक आधा खुला था। दहलीज आमदो रफत के बायस घुस चुकी थी और कुंडी जंग आलूद थी। आपी बेपरवाही से गुजरी तो दहलीज में लगे हुए एक कील में उनकी साड़ी उलझ गई। पुरानी इमारतें अपना आप मनवाए बगैर आगे जाने नहीं देती। मैंने इस छोटी सी ड्योरी पर नजर डाली। जगह अंधेरी थी, सीली थी और हबस उसकी दीवारों में मुकेद था। चारपाई पर बैठी हुई मुलाजिमा का चेहरा मकड़ी का जाला बन चुका था। उसकी हंसली की हड्डी फटे हुए कुर्ते से झांक रही थी और बोसीदा कमजोर हाथों में रेशा था। उसने आपकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, बेगम साहिबा से मिलना है साईं? हाँ। आप ही आगे बढ़ते हुए बोली, मैं साथ चलूं? उसने पूछा। नहीं, बैठी रहो। बेगम साहिबा एक बड़ी पलंग पर बैठी थी। ऊपर बिजली का पंखा चल रहा था और पाइंती सुबह बैठी उनके पांव दबा रही थी। सहन की दीवारें बहुत ऊंची थी, फांदने के लिए तो बहुत ऊंची थी, लेकिन सर फोड़ने के लिए बहुत मौजूं। पकी ईंट और सीमेंट से बनी हुई उन दीवारों को देखकर किसी ऐसे रीछ की बाहों का ख्याल आता था जो बस्ती घर में से किसी औरत को उठाकर ले जाता है।
और फिर उसके पांव चाट चाट कर उसे महसूर कर लेता है। इन बाहों की गिरफ्त से छुटकारा मुमकिन न था। मेहराबदार कमरों में अंधेरा था, दरवाजों में कोई शीशा नहीं था। ऊंचे ऊंचे लकड़ी के तख्ते आपस में यूं भरे हुए थे, गोया मिर्गी के मरीज के दांत भंज कर रह गए हों। बरामदा नुमा लंबे से कमरे के सामने बेरी का दरख्त था, जिसकी परवान किसी आजाद फिजा में ना हुई थी, बल्कि जिसे काट छांट कर इस सहन के काबिल बनाया गया था। पक्की फर्श, पक्की दीवारें, पक्के हिजरे, पुख्ता दरवाजे, छोटी सी कांटेदार बेरी, और उन सब में मलकाए विक्टोरिया ऐसी अजीम बेगम साहिबा। कोई राहे फरार नहीं, कोई गुरेज का रास्ता नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि पानी का बहाव रोक लो तो वो अपना रुख बदल लेता है, लेकिन बहाव जारी रखता है। इसी हरम से 3 लड़कियां भाग चुकी थीं, और इसी हरम के मुतालिक सुना था कि रात के वक्त औरतें डोलियों में बैठकर चोरी चोरी हवेली से निकलती, और सुबह जब वो पलटती तो उनके होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट, जेबों में खनकते सिक्के और आंखों में टूटी हुई नींद का खुमार होता। बेगम साहिबा के पलंग से कुछ ही दूर इसी बेरी तले मैंने छम्मो को सर झुकाए देखा। वो अपने हम उम्र बच्चों से बहुत दूर अलग थलग खड़ी थी। छम्मो को बच्चों के खेलों से कोई सरोकार न था। वो तो पाँव की अंगूठी से फर्श रगड़ती हुई बहुत दूर की सोच रही थी। आज उसके बाल किसी ने बड़े तकल्लुफ और प्रेत से बनाए थे, और होंठों पर बासी लिपस्टिक की हल्की सी तहरीर बाकी थी। छम्मो, नसीम बानो, देखो हम तो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। मैंने दलार से पुकारा, साईं ये कर्मोजली है ही ऐसी जो देखता है मर मिटता है। सबों ने बज़ाहिर चिढ़कर कहा, अच्छी सूरत का कौन मतवाला नहीं होता। एक बड़ी बूढ़ी ने लंबी सी सांस भरकर बात की। उनकी तस्बीह के दाने लम्हे भर को रुक गए, जैसे माजी की भूल भुलैयों में अपने साथियों की तलाश में निकले हों। हाँ, सभी अच्छी सूरत पर जान देते हैं। आप ही राजे को देखा है ना आपने? मेरा बड़ा लड़का है बाली, वो इस पर जान झड़कता है। बेगम साहिबा बोली, अब लड़का कहाँ लगता है, अच्छा खासा मातबर भाई बन गया है। आप ही ने कहा, जब भी अंदर आता है छम्मों से बातें शुरू कर देता है, इसलिए रिबन लाता है, क्लिप लाता है और जाने क्या क्या करता रहता है। बेगम साहिबा ने कहा। सबो मेज पर बर्फ और शरबत से लदा हुआ जग रख रही थी। उसका हाथ जरा सा लर्जा और शरबत छलक कर मेरी जानिब लपका। शहवत से किसी काम लायक नहीं होती नालायक, आपके कपड़े तो खराब नहीं हुए। बेगम साहिबा ने कहर आलूद नजरों से सबों की जानिब देखकर बड़ी लजाहत से कहा। नहीं नहीं, मैं जल्दी से बोली। सबों ने तश्कर आमेज नजरों से मेरी जानिब देखा और फिर गीला मेज पोश गिलासों के नीचे से निकालने लगी। देखिए, अभी परसों की बात है, राजा यहाँ बैठा था। छम्मो उसके घुटने के साथ लगी खड़ी थी। राजे ने पूछा, भला मैं तेरा कौन हूँ छम्मो? बेगम साहिबा ने मुस्कुराकर बड़े अंदाज से बात की। सबो करीब ही खड़ी शरबत डाल रही थी। एकदम बोली, आ ज़ैनब, जरा पानी डाल, मेरे सर में दर्द है। आ। फिर आप ही ने पूछा। छम्मो बोली, बाबा। राजे ने हल्की से चपट मारी और बोला, यूं नहीं कहा करते। सुना, बोल मैं तेरा कौन हूँ? छम्मो फिर बोली, बाबा। अच्छा, बाबा कहती है राजे को? आप ही ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ देखो तो सही, और वो तो आप बच्चा है अभी। भला इसका बाप क्यों कर हुआ? नवाब साहब करीब ही बैठे थे, कहने लगे, रियायत औलाद ही होती है। फिर क्या हुआ? बाबा कहती है तो कहने दो। नवाब साहब भी कभी कभी बड़ी भोली बातें करते हैं। जब बेगम साहिबा ने बकौल उनके जबरदस्ती हमें दाल साग खाने के लिए रख लिया और हमें मुर्गन खानों से लदे हुए मेज पर ला बिठाया, तो मैंने देखा छम्मो बेगम साहिबा के पैरों के पास बिल्ली के साथ बैठी हड्डियां चाट रही थी। शायद वो हमेशा यहीं बैठती थी। उसकी आंखों में मुफलिस बच्चे की भूख ना थी, महरूम बच्चे की हिर्स ना थी। बस वही एक सवाल था, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जब हम वापस लौटे तो रात काफी जा चुकी थी। गर्मी और जिसके बावजूद सारा शहर सो रहा था। गली के कुत्ते भी मारे आलक्स के इधर उधर लेटे गरा रहे थे। चांद एक बादल के छोटे से टुकड़े से मुंह पहुंचता हुआ नजर आता था
और ऊंचे ऊंचे खजूर के दरख्त अपनी लंबी लंबी उंगलियां फैलाकर हवा के लिए जान तोड़ रहे थे। कार फराटे भरती जा रही थी। तौबा, इन लोगों की जिंदगी भी क्या है, आपी बोली। उनके लिए बहुत खूब है आपी, मैंने जवाब दिया। वो छम्मो तुम्हें बहुत पसंद आई है, आपी ने पूछा। वो बची इन दीवारों के खिलाफ एक हल्की सी सदाए एहतजाज है, लेकिन ये सदा इतनी कमजोर है कि जल्द ही डूब जाएगी। अच्छा, फिर वही अफसानवी जुमले। हाँ, परसों उनकी दावत पर चल रही हो ना? चल पड़ेंगे। मैंने बददिली से जमाई लेकर कहा, भाई जरूर चलना, तुम्हारे लिए तो मेरा स्नेह बुलाए जा रही है। मुजरा हो रहा है, उनकी जिंदगी भी खूब है। मुजरे और मीरास ने तो अब अफसानों की बातें लगती हैं, लेकिन उनके यहाँ अभी वही रंग ढंग है। नवाब साहब भी खूब रंगीले हैं और अब राजा उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। जी, मैंने पूछा। बाली, मैंने सुना है छम्मो राजे की बेटी है, और फिर ये भी सुना है कि सबों में नवाब साहब भी। लेकिन खैर, आप ही ने बड़ी शर्मसारी से कहा। वो किसी की बुरी बात बताते वक्त खुद मुजरिम सी बन जाया करती थी। मैंने उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। बेगम साहिबा की जियाफत पर जाना ही पड़ा। अव्वल तो उनका खुलूस भरा इसरारी था, फिर इस छम्मो के बारे में जो एक करीब सी मुझे लग गई थी, वो मुझे बार बार उनके यहाँ ले जाती थी। बड़ी सख्त गर्मियाँ थी, लो हर तरफ किसी दीवानी औरत की तरह भागती फिरती थी, और सूरज की आबोताब तो ऐसी थी कि हर एक चीज कंदनी नजर आती थी। बेगम साहिबा के वस्ती हाल में 5-6 बड़े बड़े पलंग बिछे थे, और उन पर लहाफ और रजाई जैसी फूली फूली औरतें बैठी थीं। उनका लिबास कीमती जरूर था, लेकिन इस फोड़पन से पहन रखा था कि तमाम की तमाम बजाज के गठर लगती थी। पतली कमीसों से नेफे और पेट की झलकियां नजर आती थी, और खुले पांचों में अड़से हुए पैर फटे हुए और गलीज थे। कुछ ही फासले पर एक चारपाई के साथ छम्मो चमटी हुई एक औरत की बातें मुंह खोलकर सुन रही थी। उसकी आंखें और भी कुशादा हो गई थी और लब और ज्यादा लटक रहे थे। जिस औरत में छम्मो इस कदर दिलचस्पी ले रही थी, उसका जिस्म मुतनासिब और रंगत सांवली थी। बालों की पेटियां कानों से चिमटी हुई थी, पान का लाखा और लिपस्टिक लबों पर जमी थी, और सारे दांत पान के इस्तेमाल के बायस कथई नजर आते थे। उसके कपड़े तो सादा थे, लेकिन बातों में सादगी न थी, क्योंकि जब वो बात करती तो करीब ही कहकों का नन्हा सा भंवर उठता और बड़े बड़े हेवले डोलने लगते। इन आंखों में जिस्मानी भूख इतनी देर रही थी कि अब पर्दे पड़ने नामुमकिन थे। उसने आंख मारकर छम्मो से पूछा, तेरा बाबा कहाँ से छम्मो? छम्मो ने निगाहें उठाकर इस दरवाजे की तरफ देखा जो मर्दाने में खुलता था। कई मायना खेज मुस्कुराहटें उभरी और इसी औरत ने बड़ी तरहदारी से कहा, छम्मो, क्यों अपने बाबा के पास कभी गांव नहीं गई क्या? मुस्कुराहटें फैलकर कहका बन गईं और एक बीबी बोली, सुना है सबों से झगड़ा हो गया है उसके शौहर का। मैंने उस औरत के मुतालिक बेगम साहिबा से पूछा तो वो बोली, अब तो काम छोड़ दिया है, लेकिन 5 साल पहले उसका बड़ा कारोबार था, और जैसे हमारी जातें होती हैं ना, और सैयद जात सरदार होती है, बिल्कुल ऐसे ही इन लोगों की भी जातें होती हैं। ये भी सरदार कौम से ताल्लुक रखती है, यानी हजारों वाली है, रुपया अठनी वाली नहीं, समझी बाली? हमने खाना खाया तो मुझे छम्मो की तलाश थी, लेकिन ऐसी अफरा तफरी में उसका ढूंढना मुश्किल था। मैं इस पर सेरों भुना हुआ गोश्त धरा था तो कुर्सियों में मनोमन कच्चा गोश्त लदा हुआ था। जब मैं हाथ धोने के लिए उठी तो मैंने दरवाजे के साथ छम्मो को एक हड्डी चबाते हुए देखा। उसके साथ एक खूबसूरत सा लड़का सफेद शलवार कमीज पहने खड़ा था और सिर्फ बालिश्त भर इससे ऊंचा था। उसके दोनों हाथ छम्मो के कंधों पर थे और वो बगैर बातें किए उसकी कुशादा आंखें देख रहा था। वही औरत पेशवास पहनकर उठी तो पता लगा कि रशीदा बाई है और उसी का मुजरा दिखाने के लिए हमें बुलाया गया था। पाँव में घुंघरू थे, हाथों में सिगरेट था और आंखों में बरसों का फने पजीराई। करीब ही फर्श पर 3 मीरास ने
बैठी थीं। एक तबले पर गीला आटा जमा रही थी और बाकी दोनों आपस में मशवरा कर रही थीं। रशीदा बाई ने कान पर हाथ रखा, सिगरेट का गुल झाड़ा और जमीन को ठोकर लगाकर गाने लगी। उसकी आवाज खुली और पाटदार थी। हल्की हल्की मुर्कियां वो इस खूबी से अदा करती थी कि बेसाख्ता बड़े बड़े सर हिल जाते और औरतें दांत देने लगती। मैंने नजर घुमाकर इस तरफ देखा जहां छम्मो खड़ी अब भी हड्डी चबा रही थी। वही छोटा सा लड़का उसकी बाहें घसीट रहा था। चंद लम्हों बाद ये दोनों हमारी चारपाई के साथ आकर खड़े हो गए। बेगम साहिबा ने बच्चे के सर पर प्यार दिया और होले से बोली, ये महमूद अयाज की जोड़ी है। ये मेरा लड़का है, बाली चौथी जमात में पढ़ता है। खाला जान को सलाम नहीं किया हाजी? लड़की ने मेरी जानिब देखा, शर्मा कर आंखें झुका ली और आहिस्ता से बोला, क्या था जी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आओ बैठो, मैंने उसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए कहा। उसने मेरी तरफ देखा, पलंग पोश दुरुस्त किया, फिर छम्मो को उठाकर मेरे साथ बिठा दिया। छम्मो ने होले से मेरे कंधे के साथ अपना सर लगा लिया और चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में मामूली बच्चों की सी मासूमियत आ गई। हर हरम में शायद दिल बसदगी के वही सामान होते हैं। यहाँ सभी लड़कियां शादी से पहले गुड़ियां खेलती हैं, यहाँ तोते पलते हैं, हिरनियां मलवल फिरती हैं, नाच गाना होता है, मुरगन गिजाएं खाई जाती हैं। एक बानकी सी लड़की ने मेरा हाथ थाम कर कहा, आओ आपा, मैं तुम्हें अपनी गुड़िया का जहेज दिखा कर लाऊं। जब मैं बड़े तरद्दुद से बनाया हुआ जहेज देखकर पलटी तो रशीदा बाई का रंग खूब जम रहा था। महफिल पर हाल की सी कैफियत तारी थी, लेकिन कुछ ही दूर तोते के पिंजरे के पास छम्मो और हाजी एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़े थे और जाने क्या सोच रहे थे। छम्मो का मुंह खुला था और हाजी की आंखें कुशादा होकर रह गई थीं। ये बड़ा थका देने वाला दिन था और बड़ी लंबी बोर करने वाली औरत थी। उसके बाद में एक महीना बेगम साहिबा के यहाँ ना गई और इस माह के गुजरते ही अब्बी ने एक दिन आकर ये खबर सुनाई कि उनका तबादला गुजरात हो गया है। सामान बटोरते बांधते मुझे ये भी भूल गया कि कोई बेगम साहिबा भी हैं और उनके सहन में एक मुझसे मुआमा छम्मो भी रवां दवा है। कितने सारे साल यूं ही गुजर गए और मुझे कभी आप ही के पास जाने का इत्तेफाक ना हुआ, लेकिन पिछले साल पूरे 10 साल के बाद मैं आप ही के पास छुट्टियां गुजारने गई तो एक दिन वो मुझे अपनी बेगम साहिबा के पास ले गईं। बेगम साहिबा का दीवारों से घिरा हुआ हवेली नुमा मकान वैसा ही था। उसमें नौकरानियों की चलत फिरत इसी तरह थी। वही मुरगन खाने, वही बैरी का दरख्त था, वही आंगन का पंखा था। सिर्फ बेगम साहिबा के बाल बेशतर सफेद हो चुके थे और वो पलंग पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उन्होंने गला आमेज लहजा में कहा, ये आपकी अच्छी बहन है, कभी हमारी सार ही नहीं ली। जी ये ऐसी भोलनहार लड़की है, मुझे भी तो खत तक नहीं लिखती। मान मुझे छम्मो का ख्याल आ गया और मेरी निगाहें उसे तलाश करने लगी, लेकिन सहन में वैसी कोई सूरत नजर न आती। कुछ ही दूर एक पलंग पर हमारी जानिब पुश्त किए एक लड़की लेटी थी, लेकिन उसने मुंह पर दुपट्टा ले रखा था और यूं लगता था जैसे अरसे से इसी पलंग पर इसी तरह लेटी है। बातों में घंटा यूं ही गुजर गया और शायद बहुत सा वक्त गुजर जाता अगर करहाने की आवाज सुनाई ना देती। धीरे धीरे ये कराहट बुलंद होती गई। फिर इसी लड़की ने अपनी मुट्ठियां भैंच लीं और करवटें बदलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये करवटें लोटनियां बन गईं और उसके लबों से एक ही जुमला सदा बनकर निकालने लगा, हाय मेरी माँ, मैं मरती हूँ, मेरी माँ मैं मरती हूँ और तुम्हें खबर नहीं। इसके भूरे बाल तकिए पर बिखर गए, आंखों की पुतलियां फैल गईं और वो किसी दीवानी औरत की तरह हैबतनाक नजर आने लगी। बेगम साहिबा ने नाक भून चढ़ाई और पुकारी, ओ सबो आ, अपनी लाडो को देख। सबो आई। मैंने देखा वो औरत वक्त से बहुत पहले बूढ़ी हो चुकी थी। खूबसूरत तो वो कभी थी ही नहीं, लेकिन अब तो किसी जली हुई लकड़ी की याद दिलाती थी। वो पलंग की पाइंटी बैठकर लड़की के पांव दबाने लगी। बाली, शायद आपको याद ना हो, ये छम्मो है, अच्छी भली लड़की थी। मैं तो अपने एक मिजराए से इसकी शादी भी करने वाली थी। अब ये बीमार हो गई है, हिस्ट्रिया के दौरे पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ
हाय हाय, मैं उठते हुए बोली। मैंने राजा और जाजी से सलाह की थी। कहने लगे अभी चंद साल पड़ी रहने दो, सेहत अच्छी हो जाएगी तो ब्याह देना। मैं तो उनकी कभी ना मानती, लेकिन नवाब साहब भी कहने लगे पड़ी रहने दो, तुम्हारा क्या लेती है, सब मकर है, फ्रेब है। मैं जानती हूँ यहाँ से निकलना नहीं चाहती, मुर्दार। बेगम साहिबा के माथे पर कई शिकस्ता लकीरें पड़ गईं। क्या जाजी अब भी उस पर जान देता है? पता है आप उन्हें महमूद अयाज की जोड़ी कहा करती थी? मैंने ख्वामखा पूछ लिया। बेगम साहिबा ने बड़े जले हुए अंदाज में कहा, ये करम जलियां हमेशा ऊंची जगह हाथ मारती हैं। आखिर कोई मोरी की ईंट को चौबारे में तो नहीं लगाता ना। मैं छम्मू पर झुकी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा ठंडा था, नब्जें ठीक चल रही थी। मेरे हाथ के लम्स को महसूस करते ही उसने आंखें खोल दी। ये वही आंखें थीं जो पूछे जा रही थी, मैं कौन हूं? बोलो ना, मैं कौन हूं?